एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और वीडियो में। और आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कशन करा जाएगा नवंबर मंथ के वीक नंबर 3 के अंदर बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे एप्लीकेशन EDU24 पर मिल जाएगी। सेशन को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ये तो सिर्फ हमारा वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन होता है। इससे एकदम डिफरेंट, इससे एकदम भिन्न एक वन लाइनर टाइप की कैटेगरी के आपको डेली करंट अफेयर के क्विजेस भी मेरी एप्लीकेशन पर प्रोवाइडेड हैं, तो वो भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो करंट अफेयर को लेकर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल अपनी चर्चा हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक नाम दिया गया है, ये नाम बोलने में थोड़ा सा हो सकता है हमें तकलीफ हो। तो ये कह रहे हैं नाम के रूप में जे चैनेक्स Puran ganinensis that was recently seen in news belongs to which species। अब इसका नाम दोबारा नहीं बोलूंगा। तो ये जो जेके नाम की एक स्पीशी है, ये हाल ही में समाचारों में रही है। ये पूछ रहे हैं ये कौन सी प्रजाति से संबंधित है। तो हुआ क्या है ना, हाल ही में कुछ शोधकर्ताओं ने एक नई एक्वेटिक इंसेक्ट स्पीशी को डिस्कवर किया है, जिसका नाम आपके सामने है। इसको जेके करके आप याद रख सकते हैं। तो की पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान से समझने की जरूरत है वो है कि वाटर पैनी बीटल का एक टाइप है। बीटल बोले तो भृंग का एक प्रकार है। इसकी डिस्कवरी लोकेशन भी हो सकता है, कल कोई ये पूछ लेता है, कभी कभी लोकेशंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट से पाया गया है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर ना एक पहाड़ियां पड़ती हैं, जहां से ये जो आपकी बीटल की एक नई स्पीशी है इसको ढूंढा गया है, वो है बोधी हिल्स। अब वो कल को आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए आउट ऑफ दीज गिवन फोर ऑप्शंस विच हिल्स आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो वहां पर आपको ये जो चीज है वो बिल्कुल ही नजर आ जाएगी बदलती हुई। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें याद रखना है। अब इसकी ना कुछ साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी बताई जा रही है, जैसे कि ये जो जेके है ना, ये जीनस का यानी कि जे चैनेक्स जीनस का ये तमिलनाडु में पहला रिकॉर्ड मिला है। पहले ये जीनस सिर्फ आपको एशिया के दूसरे कंट्रीज में देखने के लिए मिलता था, लेकिन अभी तमिलनाडु में भी इसकी प्रेजेंस को कंफर्म किया गया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर 2024। यार ये प्रतियोगिता संबंधित जो इस प्रकार की राज्यों की रैंकिंग आती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती हैं, और ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। तो ये 6 नेशनल वाटर अवार्ड से 2024 के, जिनको आपका हाल ही में जारी करा गया, जिसके अंदर महाराष्ट्र राज्य ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट रैंक को सिक्योर किया है। तो इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, गुजरात की रैंकिंग याद रखिएगा, गुजरात इसमें सेकंड नंबर पर है, और हरियाणा की रैंकिंग इसमें थर्ड नंबर है। तो ये रैंकिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज ये आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि ये जो अवार्ड अनाउंस किए गए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा करे गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर है कौन है, CR पाटिल, इनके द्वारा ये अनाउंस किए गए हैं। और ये भी हमसे पूछा जा सकता है, तो इतना हमें याद रखना है। टोटल 46 इसके अंदर विनर रहे अलग अलग कैटेगरीज में, कि भाई बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बेस्ट विलेज पंचायत कौन सी है, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज कौन सी है। तो ये चीजें हमसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक और सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये जो अवार्ड है ये जैसे कि छठवें थे, ये 6 नंबर पे थे, तो ये शुरू कब करे गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के द्वारा। तो ये भी बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन आपके सामने 4 है, नाम क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का इनॉग्रेशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो यानी कि श्रीलंका में। तो आंसर आपको यहां पर डी मिल गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका जो इनॉग्रेशन किया गया वो किसके द्वारा करा गया। तो जो इंडिया के हाई कमिश्नर है ना, वो कौन है, संतोष झा। संतोष झा ये हाई कमिश्नर है
इनके द्वारा इसका उद्घाटन करा गया और वहां पर श्रीलंका के डेप्यूटी मिनिस्टर भी थे। उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। इस उत्सव का उद्देश्य यही था कि जो संस्कृत है उसको प्रमोट करना, कि वो एक टाइमलेस लैंग्वेज है, उसका विजडम, उसकी हार्मनी, उसकी नॉलेज टाइमलेस आपको एक पैटर्न प्रोवाइड करती है। तो ये याद रखेंगे, कोलम श्रीलंका के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करा गया था। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट 3 मेगावाट आवर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम इंस्टॉल्ड। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली कहां पर स्थापित करी गई है? देखो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक प्रकार से एक अच्छा इनिशिएटिव आपके सामने चर्चा में है। तो ग्रेटर नोएडा, इसमें हमें याद रखना है। तो इंडिया का पहला और लार्जेस्ट वेनेडियम ये रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम है, जिसको ग्रेटर नोएडा के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। अब इसकी डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 3 मेगावाट आवर है, ये इसका टर्म हमें याद रखना है। और लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी नेटेरा रिसर्च स्टेशन के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हाउसिंग के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पावर, ओके। Which state has become the first in India to implement the amended Bharat Net scheme? संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने दिया है। ये इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जहां पर अमेंडेड भारत नेट स्कीम पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब इसके कई सारे ना बेनिफिट्स हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए कि भी जैसे लाइव मॉनिटरिंग है, जो बॉर्डर स्टेट होता है उसको लाइव मॉनिटर करा जा सके भारत में से कहीं पर भी। तो 22 नवंबर 2025 के अंत तक हर विलेज भारत नेट के अंतर्गत लाया जाएगा। और भारत नेट स्कीम का अगर आपसे मैं उद्देश्य पूछूं कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है ना, उसको ग्राम पंचायत तक लेकर जाना, उसको हर घर तक लेकर जाना, उसको हर इंस्टीट्यूशंस तक लेकर जाना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये पंजाब पहला राज्य बन गया है इसको इंप्लीमेंट करने वाला, इसके अमेंडेड भारत नेट स्कीम को लॉन्च करने वाला। नेक्स्ट है एमएनडी, यानी कि मोटर न्यूरॉन डिसीज that was recently seen in news primarily affects which part of the human body? इस प्रकार की जो न्यूज होती है, इस प्रकार के जो डिजीज वगैरह होते हैं ना, उनसे संबंधित बातें पूछी जाती हैं। जैसे कि हुआ क्या है ना, साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक ब्रेक थ्रू थेरेपी को डेवलप किया है, जो कि नर्व सेल्स के अंदर जो जाम हो चुके टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं ना, उनको क्लियर कर देती है। और इसे मोटर न्यूरॉन डिजीज के ट्रीटमेंट में नई उम्मीद जागती हुई नजर आ रही है। तो ये एक चर्चा में आपका विषय है। अब आप पूछोगे कि जी इस एमएनडी के बारे में बता दीजिए, यानी कि मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में बता दीजिए। तो ये एमएनडी को ना एएलएस, व्हाट इज दिस एएलएस? ये है एमोट्रोफिक लेटरल स्कैलोसिस, या फिर इसको लो गैरिक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रेयर डिजीज है जो कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम करता है। तो ये नर्वस सिस्टम से आप इसको संबंधित कर देंगे, बस इतना जान लीजिए चर्चा में, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक ब्रेक थ्रू थेरेपी को डेवलप करा है, जो कि नर्व सेल्स के अंदर जाम हो चुकी जो टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं उनको क्लियर कर देती है। तो इससे ये एमएनडी जो है ना, इसके ट्रीटमेंट के अंदर एक नई उम्मीद जगी है, तो इसलिए चर्चा में था। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द दृष्टि सिस्टम रिसेंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवेज? अगर भारतीय रेल के द्वारा कोई नया सिस्टम डेवलप हुआ है, तो आप मान लीजिए कि आपके पेपर में वो पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। तो भारतीय रेल द्वारा हाल ही में विकसित दृष्टि सिस्टम है क्या? तो इंडियन रेलवेज ने एक नया एआई बेस्ड सिस्टम लॉन्च करने की स्टार्टिंग करी है, जिसका नाम है दृष्टि। अब ये दृष्टि है क्या? इस दृष्टि की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। ये एक एआई बेस्ड फ्लाइट वेगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसको कौन डेवलप करा है? एनएफआर। एनएफआर बोले तो जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर रेलवे है ना, उनके द्वारा इसको डेवलप करा गया है आईआईटी गुवाहाटी में। तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि व्हाट इज दिस दृष्टि सिस्टम, तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे कि दिस इज एन एआई बेस्ड फ्लाइट वेगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। ये हमें याद रखना है, तो याद रखेंगे। अब ये सिस्टम काम क्या करेगा? जो फ्लाइट वैगन्स होते हैं ना, उनके डोर्स लॉक्ड है या नहीं है, उनको रियल टाइम में डिटेक्ट करेगा। अगर डोर अनलॉक या फिर टेम्पर्ड हुआ तो तुरंत अलर्ट दे देगा ये।
तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है या फिर एक नई डेवलपमेंट है। अगला है जी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, यानी कि पीपीवी एंड एफआरए फंक्शंस करता है अंडर विच मिनिस्ट्री। अच्छा सवाल है, इस चर्चा में क्यों है? तो जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी है, उनसे संबंधित एक एक्ट आया था, उसके अंदर अमेंडमेंट ये लेकर आने वाले हैं। तो इस अथॉरिटी का जो नाम है वो क्या है? वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, जो कि आपको सवाल के अंदर में इन्होंने दिया। अब इसको लेकर एक सवाल पूछ सकते हैं कि इसको कब स्थापित करा गया? तो 11 नवंबर 2005 में इसको स्थापित करा गया था। एक एक्ट आया था 2001 के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, उसके थ्रू इसको स्थापित करा गया। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये हमसे सवाल में पूछा है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025। ये हर साल इस पर आधारित आपसे कोई ना कोई सवाल पूछा जाता रहता है। तो पहले तो आंसर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया ने टीबी कंट्रोल में बड़ी प्रोग्रेस को दिखाया है। इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर इन्होंने डेटा दिया है कि भाई जो टीबी के केसेस में है ना, वो 21% गिरावट देखने के लिए मिली है लास्ट 10 सालों में। तो ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में 2025 की WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अंदर पिछले 10 सालों में भारत का क्या प्रोसेस रहा है, क्या प्रोग्रेस किया है इंडिया ने? तो टीबी के केसेस में 21% रिडक्शन देखने के लिए मिला है। और अगर ग्लोबल एवरेज देखा जाए तो वो सिर्फ 12% ही रिडक्शन वहां पर देखने के लिए मिला है। तो इंडिया एक बेटर परफॉर्मर है। तो ये चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। नंबर वगैरह नहीं पूछेंगे, परसेंटेज में ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं। बाकी ये रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है वो हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू स्लोगन ऑफ द महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये एक अच्छा सवाल है, पक्का आपके किसी ना किसी एग्जाम में फंसेगा। महाराष्ट्र कृषि विभाग का नया नारा क्या है? तो महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 38 साल बाद अपनी जो विजुअल आइडेंटिटी है, यानी कि अपना लोगो, अपना स्लोगन, उसको चेंज किया है। अब इसकी लॉन्च को लेकर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई इसकी लोकेशन कहां पर रही, जहां पर इनको लॉन्च करा गया? मुंबई में लॉन्च करा गया, जो इनके सीएम फडणवीस जी हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च करा गया। वहां पर कौन कौन प्रेजेंट थे? आपके एकनाथ शिंदे भी प्रेजेंट थे, वहां पर अजीत पवार भी थे, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर दत्तात्रेय भारमे हैं वो भी प्रेजेंट थे। तो नया स्लोगन आपसे पूछा जा सकता है, वो है शाश्वत खेती। कहां पर है भाई शाश्वत खेती? शाश्वत खेती समृद्ध शेतकरी, जिसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड समृद्ध शेतकरी, मतलब प्रॉस्परस फार्मर। ये इसका मीनिंग है। तो मीनिंग वगैरह भी पूछ सकते हैं, है ना? नेक्स्ट है जी ओमेन ड्रोन इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूएसए एंड विच कंट्री। ओमेन ड्रोन के बारे में पूछ रहे हैं कि यूएसए और कौन से देश ने इसको मिलकर विकसित किया है? तो अमेरिका की डिफेंस टेक कंपनी, आपने उसका नाम भी सुना होगा, एंडुरल, सुना होगा ना? मैं एक नाम लिख देता हूँ, एंडुरल, ये करके एक बड़ा नाम है मतलब कंपनी का। और यूएई की एक और कंपनी है, उन्होंने मिलकर ये नया एडवांस ड्रोन को डेवलप करा है। नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यूएई के साथ मिलकर इसको डेवलप करा गया है। इसकी डिटेल हमारे लिए यही है कि अबू धाबी इसकी लोकेशन रही, और इसकी कुछ डिटेल्स में इतना जाने की जरूरत नहीं है, बट नाम याद रखेंगे और कौन कौन मिलकर कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज इनवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। भाई किस प्रकार की मिसाइल है जिसको आपने चर्चा में देखा? तो जो मिनिस्टर या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2095 करोड़ से ज्यादा की डील को साइन किया है इस मिसाइल के लिए, इनवर मिसाइल के लिए। अब इसको लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये है क्या? तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि आपको इन्होंने ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है। तो जो T-90 टैंक्स है ना, उनके बैरल से इसको फायर किया जाता है। फीचर इसका यही है कि लॉन्ग रेंज
प्रिसिशन एक प्रकार से स्ट्राइक इससे करी जाएगी, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर इसके अंदर रखा जाएगा। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है जी नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट यानी कि एनडीईएम प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर रखूंगा। नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट एनडीईएम प्लेटफॉर्म किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है ना, उन्होंने हाईवेज के जो डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं उनमें इस एनडीईएम को मैंडेटरी कर दिया है। अब आप पूछोगे कि ये जो एनडीईएम है जिसको इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने हाईवेज के प्रोजेक्ट्स के साथ मैंडेटरी कर दिया, ये क्या चीज है? तो ये नेशनल डेटाबेस है इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेकर। एक प्रकार से ये जियो पोर्टल है, जियो पोर्टल है जो कि नेचुरल डिजास्टर्स के स्पेस बेस्ड इनपुट्स को देने का काम करता है। अब इसको विकसित कौन कर रहा है? इसको विकसित करा गया है हमारे इसरो के द्वारा, इसको याद रखना है। ओके, अगला है जी स्केपेड, एक फुल फॉर्म है एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सप्लोरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो ब्लू ओरिजिन ने, नाम याद रखिएगा, ब्लू ओरिजिन ने रिसेंटली नासा के इस एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सप्लोरेटर एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर मिशन मार्स के लिए लॉन्च कराया। तो इसका फुल फॉर्म आपका ESCAPE का आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपके सामने लिखा है। हाईलाइट यही है कि नासा का पहला कोऑर्डिनेटेड एक मल्टी स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटल मिशन है। कौन से प्लैनेट के लिए? मार्स के लिए है। तो दो ट्विन ऑर्बिटर ब्लू और गोल्ड इसके साथ ये मतलब भेजने का काम कर रहा है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन डेवलप कर रहा है, तो नासा का नाम इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट है मुध न्योमा एयरबेस, जिसको न्यूज में देखा गया, ये बताइए कौन से राज्य या फिर यूटी के अंदर लोकेटेड है? इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि कोई एयरबेस चर्चा में हो। तो जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उन्होंने इस मुद न्योमा एयर बेस का इनॉग्रेशन C-130J एयरक्राफ्ट लैंडिंग के साथ किया। तो ये लद्दाख के अंदर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। साउदर्न जो पार्ट है वहां पर लगभग 13,000 की फीट की ऊंचाई पर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है कि लोकेशन कहाँ पर है, उद्घाटन हुआ है क्योंकि। अगला एक वोल्केनो का नाम दिया गया है आपको, उतु रुंकू वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज की। बताइए कि कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? तो रिसेंटली साइंटिफिक स्टडी ने इस वोल्केनो का डिटेल्ड मैपिंग किया और ये क्लियर किया कि जो ग्राउंड अपलिफ्ट सब्सिडेंट्स होता है, जो ज़ॉम्बी बिहेवियर होता है, वो इसके अंदर देखा जा रहा है। तो वो नए मैग्मा को ऊपर आने की वजह से नहीं है, बट वो और मल्टीपल रीजंस की वजह से है। तो इसकी लोकेशन हमसे पूछी जा सकती है, ये बोलीविया के अंदर है। ठीक है, उत्तुरुंकु, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये डोरमेंट स्ट्रेटो वोल्केनो है, ये भी लिख देते हैं। क्या है ये? एक डोरमेंट स्ट्रेटो वोल्केनो है ये। तो टाइप ऑफ वोल्केनोस भी पूछ लेता है ये। लगभग 2.5 लाख साल पहले ये इरप्ट हुआ था। ओके, अगला है रूटैग यानी कि रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप 2.0। ये इनिशिएटिव है, बताइए कौन सी संस्था का? ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह रूटैग 2.0 किस संगठन की पहल है? तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कल को रूटैग का नाम ही पूछ लें कि रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप इसका नाम है। अब चर्चा में इसलिए है कि जो रिसेंटली प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है ना, PSA है, उन्होंने इस रूटेक 2.0 की प्रोग्रेस को रिव्यू किया, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो रूरल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है उनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसको लॉन्च कब करा गया, तो 2004 में इसको लॉन्च करा गया था। ये एक इवेंट आपसे पूछा जा सकता है। और ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का एक इनिशिएटिव है, OPS से जिसको कहा जाता है। डिमांड ड्रिवन रूरल इनोवेशन का इसका अप्रोच है, जिसमें ये ग्रास रूट्स जो टेक्नोलॉजी है उसके गैप्स को फिल करना चाहते हैं, जो लोकल टेक्नोलॉजी है उसका अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, पायलट प्रोजेक्ट, स्टेक होल्डर NGOs के रूप में आपको नजर आता है। तो ये हमें याद रखना है।
वृंदावनी वस्त्र इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? वृंदावनी वस्त्र का संबंध पूछ रहे हैं कि कौन से राज्य से संबंधित है, तो असम याद रखेंगे पहले तो इसमें। मुझे पता है इसमें अगर उत्तर प्रदेश दे देते तो हो सकता है आप उसी को आंसर कर देते। तो हुआ क्या, असम के चीफ मिनिस्टर लंदन गए हैं और वहां पर ब्रिटिश म्यूजियम से वृंदावनी वस्त्र वापस लाने के प्रोसेस को उन्होंने शुरू किया है। अब आप पूछोगे कि जी ये वृंदावनी वस्त्र है, ये है क्या? तो 400 साल पुराना ये आसामीज टेक्सटाइल है। क्या है ये? असमीज टेक्सटाइल। कितने साल पुराना? 400 साल पुराना। इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थीम इसका रखा गया लॉर्ड कृष्णा के चाइल्डहुड और वृंदावन की लीलाज, इसका थीम रखा गया। मटेरियल क्या है इसका? सिल्क है। तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। अगला है रिसेंटली द फर्स्ट केस ऑफ अल्बिनिज्म इन द चेकर्ड केलबैक एशियन वाटर स्नेक वाज रिकॉर्डेड इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में एक चेकर्ड कीलबैक एशियाई जलसाप में एल्बिनिज्म का पहला मामला किस भारतीय राज्य के अंदर दर्ज किया गया? अब देखो ये क्या है, असम के स्टेट जू की टीम ने इस चेकर्ड कीलबैक स्नेक में एल्बिनिज्म का पहला केस रिपोर्ट किया है। अब इस स्नेक को लेकर हमें डिटेल पता होनी चाहिए। इसको एशियन वाटर स्नेक भी कहा जाता है। नॉन वेनमस होता है, पॉन्ड्स में, मार्शेस में और राइस फील्ड्स के अंदर ये पाया जाता है। तो असम के अंदर इसकी रिपोर्टिंग हुई, तो असम इसका आंसर हो जाता। मारम ट्राइब, मारम जनजाति मुख्य रूप से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? ये जनजातियों से संबंधित सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो आपका केंद्र ने 9 करोड़ सैंक्शन किए हैं जनमन स्कीम के अंदर, जहां पर इस मारम जो नागा ट्राइब है इसके डेवलपमेंट और कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए ये 9 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। तो इस ट्राइब की प्रोफाइल हमसे पूछी जा सकती है कि लोकेशन कहाँ से है। ये आपका मणिपुर की एक ट्राइब है। एथनिक ग्रुप इसमें नागाज नजर आता है जिनके साथ ये संबंध रखते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। ई जागृति प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? अच्छा सवाल है। ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? तो हुआ क्या, ई जागृति प्लेटफॉर्म ने अपने लॉन्च के सिर्फ 1 साल के अंदर 2 लाख यूजर को क्रॉस कर लिया, इसलिए चर्चा में था। इसको कब लॉन्च करा गया था? इसको 1 जनवरी 2025 को लॉन्च करा गया था ई जागृति प्लेटफॉर्म को। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कहाँ है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट काम करता है। इसके फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एंड टू एंड जो डिजिटल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है वो ये प्रोवाइड करता है। जो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। एक्सेसिबिलिटी टूल्स देता है। एआई बेस्ड स्मार्ट सर्च प्रोवाइड करता है। ई जागृति प्लेटफॉर्म इसलिए चर्चा में था क्योंकि 2 लाख से ज्यादा यूजर्स इसके पार हो गए। 1 जनवरी 2025 को ही इसको बस लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट फिर से ज्वालामुखी का नाम आ गया भाई। ज्वालामुखी का नाम क्या है? साकुराजिमा वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए कौन से देश के अंदर है? तो हुआ क्या, जापान का है ये वोल्केनो। तो जापान के इस वोल्केनो में रिसेंट इरप्शंस हुए हैं, जिसमें बहुत सारी मतलब लगभग 5 किलोमीटर तक की हाइट तक ना वो जो राख होती है ना वो उड़ गई। तो इसकी लोकेशन हमसे पूछ ली जा सकती है। मतलब इतना ही पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि कहाँ पर है। अगला है एक्सरसाइज अजय वॉरियर 225, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और कौन से देश की? तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस से संबंधित सवाल पूछे जाते रहते हैं ना। तो ये 8वां इंडिया यूके ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर 25। तो किस किस का है? इंडिया यूके। इसका कहां पर स्टार्टिंग कराया गया? ये राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमसे यही पूछी जा सकती है कि कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। 17 से 30 नवंबर के बीच में 14 दिन तक का ये अभ्यास चला था, जिसमें 240 जो सैनिक हैं उन्होंने भारत मतलब पार्टिसिपेशन किया था। इसमें इंडियन आर्मी और जो ब्रिटिश आर्मी है वो शामिल थे। एक फेस्टिवल का नाम देकर ये पूछ रहे हैं कि ये फेस्टिवल जिसका नाम है रेलाने,
ये मेनली कौन से भारतीय राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये जो फेस्टिवल है ना, ये हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेनली बनाया जाता है, किन्नौर में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये 5000 साल पुरानी परंपरा है, जिसके अंदर मिस्टिकल जो सेलेस्टियल यू नो फेरीज होते हैं, उनको ऑनर करा जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, इतना ही याद रखेंगे। बाकी अगर आपको मन करे तो आप इसके बारे में गूगल वगैरह पर भी जाकर देख सकते हैं। व्हाट आर फोरामिनीफेरा, जो हाल ही में समाचारों में, तो भाई ये क्या है? तो ग्लोबल रिव्यू में 57 नए लिविंग स्पीशीज को इन फोरामिनीफेरा आइडेंटिफाई की गई हैं। अब ये होते क्या है? तो ये सिंगल सेल्ड एक प्रकार से स्पीशीज के रूप में नजर आते हैं, मतलब मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंगल सेल्ड मरीन ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। चर्चा में इसलिए थे कि भाई 57 नए लिविंग स्पीशीज मिले हैं सिंगल सेल्ड मरीन ऑर्गेनिजम्स के, जिनको क्या कहा जाता है? फोरामिनीफेरा। तो ये हमारे लिए एक चर्चित विषय हो जाएगा। अगला है अ न्यू स्पीशी ऑफ स्नेक, जिसका नाम है लाइकोडोन इरविनी, वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। एक सांप की नई प्रजाति, सांप का नाम क्या है? लाइकोडोन इरविनी। अब इसको लेकर हमसे सवाल पूछा गया, तो रिसर्चर्स ने इस लाइकोडोन इरविनी नाम की एक नई वुल्फ स्नेक स्पीशी को डिस्कवर किया है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के रिमोट साउदर्न टिप पर मिली है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये जो मैं स्पीशीज वगैरह की डिस्कवरी पूछता हूँ ना, इनको लेकर आप गूगल पर एक बार इनकी इमेज देख लिया करो, तो ये याद रह जाते हैं आगे के टाइम समय तक, काफी समय तक। ठीक है। एनजीआरए यानी कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड आर दी हाईएस्ट ऑनर्स इन विच सेक्टर इन इंडिया। ये देखो, एक इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कैटेगरी में एक अच्छा स्टैटिक सवाल है। तो एनजीआरए यानी कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड इंडिया के लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर का एक सबसे बड़ा अवार्ड है। इसको आपसे पूछा जाएगा कि भाई लॉन्च कब करा गया, तो 2021 में इसको लॉन्च करा गया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा ये दिया जाता है। लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर का ही सबसे बड़ा अवार्ड है। नाम क्या है इसका? नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। ओके। डेयरी फार्मर्स वगैरह को ये दिया जाता है। अगला एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, जिसका नाम है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। के बताइए कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। अब इसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टनल में आग लगने के बाद जो मतलब वहां पर काम कर रहे थे लेबरर्स थे, उनको सेफली हाल ही में रेस्क्यू किया गया। इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये लोकेटेड कहाँ पर है, कौन सी नदी पर बना हुआ है, इस तरीके की बातें हमसे पूछी जाती हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। इसकी कैपेसिटी भी हमसे पूछी जा सकती है, तो 540 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। कौन सी रिवर पर है? ये चीनाब रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई। विच यूएन बॉडी डेवलप्ड द कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर अपराध के विरुद्ध कन्वेंशन किस संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा विकसित किया गया है? तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि भाई वो यानी कि केंद्र जो है ना, वो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम पर डिसीजन ले। डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके की इफेक्ट्स के, इसको अडॉप्ट किसने करा? यूएन की जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली, मैं यहां पे लिख देता हूं, अडॉप्टेड बाय होम? यूएन जनरल असेंबली ने। कब? दिसंबर 2024 में ये कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को अडॉप्ट किया गया था। और ये किसने इसको डेवलप करा है? तो यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, यूएनओडीसी इसका मतलब डेवलपर है। तो ये हमसे सवाल पूछा जा सकता है भाई। ठीक है। सेंटिनल 6B इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विच एजेंसीज। सेंटिनल 6B किन एजेंसियों का एक संयुक्त मिशन है? ऐसे देखो, मिशन वगैरह बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, तो इसका नाम याद रखिएगा, सेंटिनल 6B। सैटेलाइट को रिसेंटली कैलिफोर्निया से लॉन्च करा गया था। ठीक है। और जो एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसमें आपको नासा नजर आ जाएगा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी नजर आ जाएगी।
और साथ में इनका ये NOAA जो है यानी कि नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, नासा भी है, ये तीनों ही इन्वॉल्व है इसके अंदर। मिशन का पर्पस यही है कि जो ग्लोबल सी लेवल है उसकी राइज की मॉनिटरिंग करना, जो कंटिन्यूएशन है सेंटिनल सी का जो 2020 में लॉन्च करा गया था उसके कंटिन्यूएशन के ऊपर कुछ बातें हैं, तो याद रखेंगे इनके द्वारा ये लॉन्च्ड मिशन है जॉइंटली। तो ये डिस्कशन आपके सामने आज का रहा। क्लास की पीडीएफ इस एप्लीकेशन के वीकली करंट अफेयर वाले कोर्स से आपको मिल जाएगी। ऐसे ही वहां पर आपको डेली करंट अफेयर के भी कोर्स नजर आएगा जिसमें क्विजेस मैं डेली डालता हूँ, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अगर आप में से किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी है तो रॉबिन SIRG मेरे इंस्टाग्राम यूजर नेम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।